कवि सुदामा पांडेय धूमिल का जीवन परिचय। सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के निकट गांव खेवली में हुआ था। उनके पूर्वज कहीं दूर से खेवली में आ बसे थे। धूमिल के पिता शिवनायक पांडे एक मुनीम थे, व इनकी माता रजवंती देवी घर बार संभालती थी। जब धूमिल 11 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। आपका बचपन संघर्षमय रहा। धूमिल का विवाह 12 वर्ष की आयु में मूरत देवी से हुआ। 1953 में जब आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया तो आप गांव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने मैट्रिक पास की थी। आर्थिक दबावों के रहते वे अपनी पढ़ाई जारी न रख सके। स्वाध्याय व पुस्तकालय दोनों के बल पर उनका बौद्धिक विकास होता रहा। रोजगार की तलाश धूमिल को कलकत्ता ले आई। कहीं धन का काम न मिला तो लोहा ढोने का काम किया व मजदूरों की जिंदगी को करीब से जाना। इस काम की जानकारी उनके सहपाठी मित्र तारकनाथ पांडे को मिली तो उन्होंने अपनी जानकारी में उन्हें एक लकड़ी की कंपनी मैसर्स तलवार ब्रदर्स प्रा. ली 0 में नौकरी दिलवा दी। यहाँ वे लगभग 1.5 वर्ष तक एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। इसी बीच अस्वस्थ होने पर स्वास्थ्य लाभ हेतु घर लौट आए। बीमारी के दौरान मालिक ने उन्हें मोतीहारी से गुवाहाटी चले जाने को कहा। धूमिल ने अपने अस्वस्थ होने का हवाले देते हुए इनकार कर दिया। मालिक का घमंड बोल उठा, आई एम पेइंग फॉर माई चर्क, नोट फॉर योर हेल्थ। ग्रेटर देन धूमिल के स्वाभिमान पर चोट लगी तो मालिक को खरी खरी सुना दी, बट आई प्रेम वर्किंग फॉर माई हेल्थ, नॉट फॉर योर वर्क। तारांकन फिर क्या था। 450 की नौकरी, प्रति घन फुट मिलने वाला कमीशन व टी.ए. धूमिल ने सबको लात लगा दी। इसी घटना से धूमिल पूंजीपतियों और मजदूरों के दृष्टिकोण व फासले को समझे। अब उनका जनवादी संघर्ष उनकी कविता में आक्रोश बन प्रकट होने वाला था। धूमिल को हिंदी कविता के संघर्ष का कवि कह जाता है। ग्रेटर देन 1957 में धूमिल ने कांची विश्वविद्यालय के औद्योगिक संस्थान में प्रवेश लिया। 1958 में प्रथम श्रेणी से प्रथम स्थान लेकर विद्युत का डिप्लोमा लिया। वहीं विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। फिर यही नौकरी व पदोन्नति पाकर वे बलिया, बनारस व सहारनपुर में कार्यरत रहे। 1974 में जब वे सीतापुर में कार्यरत थे तो वे अस्वस्थ झा गए। अपनी स्पष्टवादिता व अखड़ापन के कारण उन्हें अधिकारियों का कोपभाजन होना पड़ा। उच्चाधिकारी अपना दबाव बनाए रखने के कारण उन्हें किसी न किसी ढंग से उत्पीड़ित करते रहते थे। यही दबाव धूमिल के मानसिक तनाव का कारण बन गया। अक्टूबर 1974 को असहनीय सिर दर्द के कारण धूमिल को काशी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन ट्यूमर बताया। नवंबर 1974 को उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यहाँ उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद वे कोमा में चले गए और बेहोशी की इस अवस्था में ही 10 फरवरी 1975 को वे काल के भाजक बन गए। धूमिल की साहित्यिक कृतियां। अभी तक धूमिल के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सम्मिलित हैं उपरोक्त कृति, संसद से सड़क तक का प्रकाशन स्वयं धूमिल ने किया था व शेष का प्रकाशन मरणोपरांत विभिन्न प्रकाशकों द्वारा किया गया। रोटी और संसद। ग्रेटर देन सुदामा पांडेय धूमिल। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। रोटी और संसद। धूमिल इस कविता के माध्यम से समाज के बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करते हैं। प्रश्न पूछता हुआ आदमी खतरनाक होता है। वह आपको कटघरे में खड़ा करता है,
जिरह करता है और आपकी समाज सम्मत उपदेयता को रेखांकित करता है। देश जब आजाद हुआ उन दिनों यह रोटी बेलने वाला आदमी किसान हुआ करता था। यह आदमी आज आम मजदूर या सर्वहारा के नाम से जाना जाता है, जो कि रोटी पैदा कर रहा है। ये रोज नए सिरे से कुआं खोदने की स्थिति में जी रहे लोग बाग हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चिंतन के दायरे से बाहर है। इनकी चिंता की जाती है तो सिर्फ औपचारिक खानापूर्ति के लिहाज से, खासकर चुनाव के दिनों में रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, पढ़ो लिखो योजना चलाकर इनसे तत्स्थता का यह खेल संसद में बैठा हुआ आदमी खेलता है। दूसरा रोटी खाता है, यह उपभोक्ता है। इसके लिए मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था, पूंजीवादी वर्ग ने हर पेशे की इज्जत उतार ली है। अब तक लोग जिन पेशों को श्रद्धा से देखते और उनका आदर करते थे, उनका गौरव खत्म हो गया। उसने डॉक्टर, वकील, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक को पाने वाला मजदूर बना दिया। तीसरा जो रोटी से खेलता है वह है मुनाफाखोर, पूंजीपति वर्ग, सामंत शाह। कवि कविता नहीं लिखता, वह रोजमर्रा की भाषा में पूछता है, यह तीसरा आदमी कौन है? ऐसा लगता है सामान्य जन के बीच से कोई खड़ा होकर जनता के पक्ष में लड़ पड़ा हो। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? ऐसे आदमी को हमारे जांजगीर जिला जनपद छत्तीसगढ़ में हितवा कहा जाता है। पढ़े लिखे सुधीजन ऐसे आदमी को कवि कहा करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में कबीर ने मध्यकालीन धर्म और निरंकुशता की राजनीति को बीच चौबटे पे खड़ा किया। भारतेंद्र ने आयातित अंग्रेजकालीन भारतीय सामंती शोषण की राजनीति का भांडाफोड़ किया। निराला ने हिंदी की जातीय परंपरा की मान रक्षा और विकास का कार्य अपने ढंग से किया। वहीं मुक्तिबोध ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय परिवेश में नवनिर्मित प्रजातांत्रिक राजनीति के मुखौटे को चांद का मुंह टेढ़ा अंधेरे में खोला है। तो कविता रोटी और संसद में कवि धूमिल अराजक राजनीति के सामंती व पूंजीवादी मुखौटे को संसद से उठाकर सड़क तक ले आए, जो आज तक यथावत संसद और सड़क के मध्य एक दूसरी प्रजातंत्र की तलाश में ज्यों का त्यों रखा हुआ है। लोग आते हैं, गरीब की रोटी खाते हैं और संसद में आसीन होकर राजनीति से निरंतर बोलते हैं। राजनीति को सत्ता की साधना और अर्थशास्त्र को बाजार के तर्कशास्त्र शासित वैध लूट में तब्दील कर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, लूट, हत्या, बलात्कार, भय, आतंक का दर्शन बांटते संसद से सड़क तक अपनी अपनी कुर्सी की रक्षा में प्रतिबद्ध, मुस्कुराकर पूछना नहीं भूलते, कहो तुम कौन हो? तुम्हारा पार्टीगत गोत्र क्या है? तुम्हारा झंडा कौन सा है? धार्मिक विश्वास कैसा? राजनीति लेख किस गधे का है, जरा कहना। तुम किस टाइप के आदमी हो? प्रमाणीकरण के लिए तुम्हारा हलफनामा कौन देगा? तुम पक्के बेईमान हो, इसकी गारंटी क्या है? धूमिल काव्य का पहला आदमी जाहिर तौर पर मोचीराम लोहासाया पलटू जैसा आम आदमी है, जो रोटी बेलता है और आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। अपने समय की जन आकांक्षाओं से प्रतिबद्ध कवि पतनशील बुर्जुआ संस्कृति को नंगा करने के लिए ही प्रश्न करता है, यह तीसरा आदमी कौन है? जो रोटी बेलता है, किसान, मजदूर, उत्पादक है। जो रोटी है यह वह उपभोक्ता वर्ग है, एक अदद नौकरी के लिए, एक प्याली चाय शराब, एक गुलाबी खुशबू के लिए, मुनाफाखोरी में हिस्सा पाने के लिए अक्सर अपनी रचनात्मक जोश बेच देता है। ये ऐसे मध्यम वर्ग हैं जिन्हें गुलाम रहने की आदत सी होती है। तीसरा जो रोटी बेलता है न खाता है, मुनाफाखोर की सामंतशाह व पूंजीपति, जो रोटी से खेलता है। धूमिल की रचना से दिन प्रतिदिन अराजक हो रहे राजनीति का प्रतिफल प्रजातंत्र में निहित भ्रष्टाचार उसे फांसीवाद की ओर ले जा रहा है, जिसकी परिणति तानाशाही प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद में होती है। तीसरा आदमी इसी का प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति और संविधान का पूंजीवाद से कदमताल करते चले जाने का एक छोटा किंतु पुख्ता उदाहरण है।
यही कारण है कि धूमिल प्रजातंत्र की तलाश में मुनासिब कार्यवाही करते कहना नहीं भूलते, कल सुनना मुझे। क्योंकि कवि को इस बात का पूरा एहसास है कि जानवर होने के लिए जिन्हें स्वतंत्र भारत के इतने दिन लग गए, उन्हें आदमी बनने में जाने कितना वक्त लगे। इसी से कविता की कालजयी भूमिका तय होती है। आज पूंजीवाद उत्पादक किसान की सामूहिकता को तोड़कर उसे क्षुद्र मानव मजदूर बना दिया है। फिर उसे मनुष्य से जंतु में तब्दील करने की जिद ने उसकी यथार्थवादी सामाजिक ऐतिहासिक विकास की सारी भूमिका को समाप्त कर रोटी खाते दूसरे आदमी, पेटी बुर्जुआ के साथ बंधक मजदूर बनाकर पूंजीवादी जहनियत का पोषक बना दिया है, और इसके मूल में है रोटी। इसे पूंजीपति सामंतशाह पैदा नहीं कर सकता, चालाकी से दूसरे आदमी के साथ केवल रोटी को छीन सकता है। रोटी उत्पादन के तमाम क्षेत्रों को अधिग्रहित कर पहले व दूसरे आदमी को पशु बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर एक चमत्कार बांटता है।